यार तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमने पहले के लेक्चर्स में देखा है जैसे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमने अलग अलग टाइप के पहले तो रिप्रोडक्शन देखी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी फिर उनके बेनिफिट्स देखे। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अब हम आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कि हमारी टेक्स्ट बुक में की बात लिखी हुई है कि बहुत ही कम एज से, या जैसे ही बच्चा कमाने लग गया या फिर थोड़ा बहुत ठीक-ठाक अर्न करने लग गया, स्टेबल होने लग गया, पेरेंट्स का एक प्रेशर आ जाता है कि भाई शादी कर लो। क्या आपको सीरियसली लगता है कि सिर्फ़ पेरेंट के प्रेशर में आ गया, समाज के प्रेशर में आके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? देखो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे कि एक फीमेल है, हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो अगर आप उसमें देखोगे एक फीमेल के अंदर कितने सारे अलग-अलग चेंजेस होते हैं, कितने सारे अलग-अलग एक फर्टिलाइज़ेशन लेकर के जो 9th मंथ तक बेबी रखती है फीमेल, उसके बाद उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो कैसे अलग-अलग लेयर्स का हमने बारे में पढ़ा था। ये जो पूरा एक फीमेल को इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो एक बेबी को बोर्न देती है। तो क्या आपको सीरियसली लगता है कि कोई भी एक फीमेल जो अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं हुई है या फिर चाह नहीं रही, क्या आपको सीरियसली लगता है कि सिर्फ पेयर प्रेशर में आकर के ये सारी चीज़ें करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो अब कोई भी इंसान जब खुद अपने विल से पसंद नहीं आया है, जो खुद चाह रहा हो इन सब चीज़ों के बारे में और जो खुद इन सब एक्ट के बारे में आना चाहे, तब अगर वो आ सके और वो एक पर्टिकुलरली हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, तो हम लोग उस व्यक्ति को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मानते हैं। उस दूसरी बात कि हमारे इंडियन सोसाइटी में कुछ-कुछ एज लिमिट तय कर रखी है, जैसे कि फीमेल की 18 साल और मेल्स के लिए 21 साल है शादी करने के लिए। दूसरी बात जो मैंने आपको कहा कि हाइजीन मेंटेन करें और सेफ रखें, तो उसका मैं क्या करना चाहता हूँ? एक्चुअली में एसटीडीज़ यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एक्चुअली में बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है कि जो कि हमारे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल एक्ट के थ्रू, जैसे किसिंग हो गया या सेक्सुअल एक्ट्स हो गए, या फिर अगर आप देखोगे तो फ्लूइड एक्सचेंज के कारण कहीं न कहीं एसटीडीज़ कॉज़ हो जाती है। और इनमें जो हमारी किताब के अंदर जो डिज़ीज़ के नाम दे रखे हैं, बैक्टीरियल जैसे गोनोरिया एंड सिफिलिस, एंड वायरल में एचआईवी एड्स। तो ये जो बीमारियाँ हैं, ये सारी बीमारियाँ कॉज़ होती है सेक्सुअल एक्ट के कारण, तो इनको हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेक्सुअली मेथड के थ्रू कहीं न कहीं पास ऑन हुई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लूइड एक्सचेंज हो गया या फिर आपके जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट्स हो गए उनके कारण। अच्छा, अब हम लोगों को मान लो कि अगर मैंने जैसे हाइजीन की बात की, तो हाइजीन के अंदर बहुत सारे हाइजीन आते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हाइजीन का मतलब जैसे कि सैनिटरी पैड्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गई, फीमेल्स को वो भी अवेलेबल होनी चाहिए प्रॉपर। उनका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनको अपने हाइजीन को मेंटेन की चीज़ें है, वो सब की बहुत रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एट द सेम टाइम क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, उनको प्रॉपर एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट देना हमारी ज़िम्मेदारी, समाज की ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप को एक्सपेक्ट होगा, जो कि हमें समझना चाहिए कि क्या एक पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ सबसे पहले तो कि उसकी जो एक पर्टिकुलर खुद का विल हो, ऐसा नहीं है आप किसी के प्रेशर मांगे ये सारी चीज़ें। दूसरी बात कि आपको अपने आप को एसटीडी से सेव करना है। तीसरी बात कि आपके हाइजीन के लिए